The Unstoppable Armor. Nutrition for Thoughts. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 CFR पार्ट 11। अगर आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक चीज पता होगा, 21 CFR जो आजकल काफी ज्यादा डिस्कस में रहता है इंडस्ट्रीज में। व्हाट इज 21 CFR, व्हाट इज 21 CFR पार्ट 11, व्हाट इज अनेक्सर 11, व्हाट इज EU स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज US FDA स्टैंडर्ड्स। सो आज ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला तो चीज हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज 21 CFR। CFR को होता है सेट ऑफ रूल्स, होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। ये कुछ यूएस की रेगुलेशंस होते हैं, यूएस के रूल्स होते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स होता है कि भाई आपको रोड बनानी है तो कैसे कैसे बनानी है, किस किस स्टैंडर्ड्स पे बनानी है, हाईवे बनानी है कैसे बनानी है, आपको कुछ चीजें, कुछ इंडस्ट्री बनानी है, किस किस पैरामीटर के बेस पे वो इंडस्ट्री आपका बनेगा। तो वैसे ही यूएस में फार्मास्यूटिकल चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सेटअप गाइडलाइंस है वो 21 CFR में मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे आप इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक्स को, और जो फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस हैं, जो मशीन्स है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें क्या प्रोविजंस होना चाहिए। ये सारा सेट ऑफ गाइडलाइंस 21 CFR पार्ट 11 के अंडर आता है। और पार्ट 11 आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एम्प्लॉय करता है कि अगर कोई मशीन है तो उसमें कैसे कैसे ऑपरेटर अपना लॉगिन करता है, इंडिविजुअल यूजर आईडी होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, आपकी डाटा लॉगिंग होना चाहिए। उस चीज को आप फ्यूचर में कभी भी चाहे तो उसका ऑडिट ट्रेल्स होना चाहिए। वो डाटा को आप रिट्राइव कैसे करेंगे, वो और वो रिट्राइव कौन पर्सन करेगा, वो सारा प्रोविजंस आपका पार्ट 11 में मेंशन किया गया है। थोड़ा सा हम इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये जब रूल्स आया था, ये आया था आपका इन द ईयर 1997 में। ये जो 21 CFR जब फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ था यूएस रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा 1997 में आया था। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स था, वो उस टाइम पे उतने ज्यादा डेवलप नहीं था। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे उस टाइम पे। तो मशीनें भी ऐसे थी कि भाई पुश बटन से ऑन कर रहे हो आप, पैनल से आप उसको VFD भी शायद होगा नहीं होगा उस टाइम पे, आपकी रेगुलेटरी वेरिएबल पुली से ही कंट्रोल होता था आपकी काफी सारे मशीनें। आप अगर कोई ऐसे प्लांट में काम करते हैं जहां पे पुरानी मशीन हैं, आप उन चीजों को साथ जब काम करेंगे आपको पता लगेगा कि भाई। सो लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट इज 21 CFR पार्ट 11? In March 1997, the United States FDA issued regulations that established the criteria for the acceptance by the FDA of electronic records, electronic signatures, and handwritten signatures executed to electronic documents. These laws are codified as Part 11 of Title 21 in the Code of Federal Regulations or 21 CFR Part 11। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जब 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो FDA है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ रेगुलेशंस उन्होंने निकाले थे, इशू किए थे, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और हैंड रिटन सिग्नेचर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें कैसे आप उस चीज को मेंशन करेंगे, उस चीज का कुछ गाइडलाइंस निकाला था। तो ये है हमारा 21 CFR। दिस लॉज आर कोडिफाइड एज पार्ट 11 ऑफ टाइटल 21। इनका जो टाइटल 21 है, जैसे धारा हम बोलते हैं, जैसे धारा 21 का 11वां छेद, ऐसा आप मान सकते हैं कि these laws are codified as part 11 of title 21। so this is what is called 21 CFR। now आगे बढ़ते हैं। so अब देखते हैं सब पार्ट्स ऑफ 21 CFR पार्ट 11। इसकी सब पार्ट्स क्या है, इस अधिनियम का नीचे नीचे क्या क्या चीजें आते हैं। तो
21 CFR पार्ट 11 इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, 3 सब पार्ट्स हैं इसके। पहला है जनरल प्रोविजंस, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो जनरल प्रोविजंस की क्या क्या अरेंजमेंट्स आपका होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपकी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कैसे मेंटेन होना चाहिए, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, तो उसमें सिग्नेचर किस हिसाब से आपको लेनी है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है इसके अंदर भी 3 सब पार्ट्स हैं। पहला है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, बायोमेट्रिक फॉर्मेट में होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, या कोई प्रिंटेड पासवर्ड जो इंडिविजुअल पासवर्ड है वो छपना चाहिए, वो चीजों का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें हो सकता है, एंड कंट्रोल्स, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, एंड कंट्रोल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड्स और पासवर्ड्स, कि पासवर्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए, आइडेंटिफिकेशन कोड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, यूजर आईडी क्रिएट होगा, पासवर्ड क्रिएट होगा, बायोमेट्रिक क्रिएट होंगे, यूजर के सिग्नेचर को कोई डॉक्यूमेंट के नीचे प्रिंट किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपकी सब पार्ट्स में आ जाते हैं 21 CFR पार्ट 11 के। आगे देखते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ 21 CFR, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, हम सबको पता है अब पेपर फॉर्मेट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पहला जो चीज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ऑडिट ट्रेल्स, 24/7 डिजिटल डाटा एक्सेस, बैकअप एंड रिस्टोर एंड सिक्योर डाटा। सो आगे बढ़ते हैं कि ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो पहला चीज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। An electronic record is any information created, used and retained in a form that only a computer can process. एक कंप्यूटर ही जिस डाटा, जिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग enables you to store everything your employees need in the cloud rather than file cabinets. This way, everyone in your organization has 24/7 access to important information by their devices. अब पहली चीज, एक important चीज देख लेते हैं। पहले क्या होता था, SOPs होते थे और डेजिग्नेटेड प्लेस में SOPs रहते थे, उसको कीवे से इशू करना पड़ता था। अब थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, अब सारे एसओपीओ को आप एक क्लाउड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, एक कॉमन फोल्डर में सेव किया जाता है, जिसमें मतलब लिमिटेड लोगों का इंटरफेरेंस होता है और एक्सेस सब एम्प्लॉय का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो पर्टिकुलर आपको वो रिकॉर्ड पेपर फॉर्मेट में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस कंप्यूटर लॉगिन करते हैं, वो कॉमन फोल्डर पे जाते हैं, वो एसओपीज आप रिफर करते हैं और आपका काम हो जाता है। बट पहले क्या होता था, काम तो 2 मिनट का होता था, बट एसओपी निकालने के लिए आपको 20 मिनट लग जाता था, 2 घंटे लग जाते थे। कभी कभी तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते थे कि मिलते ही नहीं थे, क्योंकि इतने डाटा होते थे कि कहां से बंदा बेचारा ढूंढेगा उसको डॉक्यूमेंट सेल वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से फायदा तो हुआ है, तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा चीज है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, अब जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने एक फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें बंदे ने सिग्नेचर किया है। अब टैबलेट में वो कुछ डाटा, और आप इसको ऐसा समझ लीजिए कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग उसमें लिखा है, और उसमें अपना जो है अपना सिग्नेचर कर रहा है वो उसमें अपना। तो फिर इसका क्या है, द यूएस फेडरल ई साइन एक्ट डिफाइंस एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज एन इलेक्ट्रॉनिक साउंड, सिंबल और प्रोसेस अटैच्ड टू और लॉजिकली एसोसिएटेड with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record. तो अब पहले देखते हैं कि सिग्नेचर होता क्या है। सिग्नेचर एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम इसको मानते हैं कि हमारा एग्रीमेंट है, हम इस चीज पे एग्रीड हैं। कोई भी जगह पे हम साइन करते हैं, कोई शेड्यूल पे साइन करते हैं, कोई एसओपी पे साइन करते हैं, कोई क्यूएमएस के फॉर्मेट में साइन करते हैं, तो हम उस चीज में अपना एग्रीमेंट देते हैं। हम एग्री होते हैं कि ये जो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें हम एग्री हैं, और हम अपना कंसर्न वहां पे क्लियर करते हैं। तो यूएस फेडरल ई साइन एक्ट क्या करता है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे बनेगा। अब मान लो मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर साउंड फॉर्मेट में बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि प्रद्युम्न, सिंबल फॉर्मेट में बनाऊंगा तो मेरा नाम को लिखूंगा या कुछ साइन बनाऊंगा।
प्रोसेस में कैसे करूंगा मैं उसको, आज ए पासवर्ड उसको करूंगा, वो जो चीजों को मैं बताऊंगा नहीं, अटैच टू और लॉजिकली एसोसिएटेड विथ a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record। पहले क्या होता था या अभी भी होता है कि आपका जो सिग्नेचर है वो पहले आप जो शॉर्ट सिग्नेचर है, जो आपका लॉन्ग सिग्नेचर है, आप पे एक रिकॉर्ड होता है, आप उसमें मेंटेन करते हैं, फिर उस सिग्नेचर को आप यूज करते हैं। तो हम उस चीज से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह पे सिग्नेचर किसका है, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन लॉग होता है। धीरे धीरे इंडस्ट्री अपग्रेड हो रहा है। 21 CFR पार्ट 11 के थ्रू हम लोग यूजर आईडी, जैसे किसी का एम्प्लॉय आईडी हो सकता है या उसने अपना लॉगिन आईडी बना रखा है और उसके अगेंस्ट में उसने एक पासवर्ड है, जो पासवर्ड सिर्फ उसी पर्सन के पास रहता है। उस चीज को वो बायोमेट्रिक भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग फॉर्मेट्स भी कर सकता है। तो ये सब चीजें 21 CFR पार्ट 11 में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिट ट्रायल्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑडिट ट्रायल्स बेसिकली होता क्या है। ऑडिट ट्रायल्स मैंने जैसे पहले बताया कि जो स्टेप बाय स्टेप और टाइम टू टाइम जो एक्टिविटीज आपके प्रोसेसेस में आपकी मशीन ऑपरेशंस में होते रहते हैं, वो आपकी मशीन के लॉग में चले जाते हैं। कोई अलार्म है, कोई पैरामीटर्स आप चेंजेस कर रहे हैं उसमें, कोई आप रेसिपी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या कुछ जैसे अगर QMS फॉर्मेट में आप देख लीजिए, आपने कोई CRF इनिशिएट किया है, बाद में कुछ उसमें चेंजेस करना पड़ रहा है, कुछ उसमें टाइपोग्राफिकल एरर करेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ चेंजेस कर दिया तो वो आप पता नहीं चलेगा, वो बाद में ऑडिट ट्रायल्स में जाता है। और कुछ ऑथराइज्ड पर्सन ही हैं जो उस चीज को देख सकते हैं कि उसमें एक पर्सन ने कौन से टाइम में, कौन से दिन को क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या चेंजेस किया हुआ है। तो ये बेसिकली होता है ऑडिट ट्रायल्स। तो इसका जरा जो मतलब है, जो जैसे an audit trail is a series of records of computer events, जो जो इवेंट्स है उसकी सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स होता है अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन और यूजर एक्टिविटीज। A computer system may have several audit trails, each devoted to a particular type of activity। समझ गए? तो ऑडिट ट्रायल्स तो होता है कि भाई आपका जो कंप्यूटर इवेंट्स है वो सीरीज ऑफ कंप्यूटर इवेंट्स को वो रिकॉर्ड करता है। अगेन हम आ जाते हैं अब डिजिटल डाटा एक्सेस। डाटा तो आपकी सिस्टम ने बना दिया, अब एक्सेस उसको करना है। डाटा एक्सेस इज द ऑन डिमांड ऑथराइज्ड एबिलिटी टू रिट्राइव, मॉडिफाई, कॉपी और मूव डाटा फ्रॉम IT systems। With data access, user can perform these functions in any location and with data in motion or at rest। Specifically, data at rest is stored on disks or hard drives in a database, data warehouses or modern cloud repository। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डाटा एक्सेस क्या होता है कि आपने डाटा तो बना लिया, आपने जब बैच आपने बनाया, आपने कोई QMS में कुछ अपडेशन किया, उसका डाटा तो बन गया। अब उस डाटा को एक कंप्यूटर में लिमिटेड स्टोरेज होता है, तो उसको उस चीज को आप बैकअप लेते हो, सर्वर में लेते हो। और अगर आपकी साइट एक पर्टिकुलर सिटी में है और आपको आपकी HO में कहीं रेगुलेटरी बॉडी जो UK में बैठा हुआ है, USA में बैठा हुआ है, अफ्रीका में बैठा हुआ है, वो चीज वो सर्वर से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये कहता है कि ऑथराइज्ड एबिलिटी टू रिट्राइव, मॉडिफाई, कॉपी और मूव डाटा फ्रॉम IT सिस्टम्स। तो आपके सर्वर से कोई ऑथराइज्ड जो बॉडी है वो उस डाटा को रिट्राइव भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। तो बेसिकली डाटा एक्सेस ये हम मानते हैं कि आपने डाटा जहां पे स्टोर किया है वहां से कहीं दूसरे लोकेशंस पे आपको वहां आप डाटा जब रिट्राइव करते हो, आपको मिलता है वो डाटा, उसको हम डिजिटल डाटा एक्सेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब चीज है बैकअप एंड रिस्टोर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक चीज को बैकअप कैसे करेंगे, बैकअप की जरूरत क्या है। बैकअप की जरूरत है, आप मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सिस्टम पे बना रहा हूँ और मुझे कुछ टाइम के बाद ये चीज की जरूरत पड़ी। अब मान लीजिए अगर मैंने इसका बैकअप नहीं किया हुआ है, ये कंप्यूटर खराब हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो तो चीज मुझे नहीं मिल पाएगी। अगर मैंने उसको कहीं क्लाउड पे स्टोर किया होगा तो मैं वहां से उसको रिट्राइव कर लूंगा। तो बैकअप का जो
मीनिंग है वो ये कहता है कि बैकअप एंड रिस्टोर रिफर्स टू technologies and practices for making periodic copies of data and applications to a separate secondary device and then using those copies to recover the data and applications and the business operations on which they depend in the event that the original data and applications are lost or damaged due to a power outage, cyber attack, human error, disaster or some other unplanned event. तो अगर ये सब कॉजेस हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डाटा हार्म हो सकता है, पहला आप कुछ चीजें मतलब जैसे कंप्यूटर में काम कर रहे हो और पावर आउटेज हो गया, उस एरिया में आपकी बैकअप नहीं है तो वो डाटा तो गया। साइबर अटैक हो गया, किसी ने वायरस से अटैक कर दिया। ह्यूमन एरर, कुछ बंदे ने टाइप कर रहा है और बंदे से डिलीट बटन प्रेस हो गया, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट शिफ्ट डिलीट हो गया, वो पूरा परमानेंट डिलीट हो गया बंदे से। डिजास्टर हो गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई भूकंप आ गया, आपके सिस्टम ही नहीं बचा है। एंड सम अदर अनप्लान्ड इवेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर आ गया, कोई पता चला कि भाई कुछ लड़ाई हो गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो आपकी डाटा अगर क्लाउड में होगा तो आप वहां से अपने डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। तो ये वन टाइप ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आप इसको बोल सकते हो कि भाई हाँ, हमने इस लोकेशन पे, इस क्लाउड पे इसको सेव किया हुआ है, हमें बाद में जब जरूरत पड़ेगा हम वहां से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो अब आता है सिक्योर डाटा। अब डाटा तो आपने बना लिया, उसका बैकअप भी ले लिया, उसको स्टोर भी कर दिया, बट क्या वो डाटा सिक्योर है? क्या वो डाटा एन्क्रिप्टेड है? क्या वो डाटा वायरस से बच सकता है, मैलवेयर से बच सकता है? तो इसका जो मीनिंग है, जैसे डाटा सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डिजिटल डाटा सच एज दोज इन ए डेटाबेस फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड फ्रॉम द अनवांटेड एक्शंस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स सच एज ए साइबर अटैक और ए डाटा ब्रीच। अब दो चीजें इसमें होता है, साइबर अटैक एंड डाटा ब्रीच। साइबर अटैक आप ऐसे मान सकते हो कि किसी अगर मान लीजिए आप एक फार्मा ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें और आपका एक कंपटीटर, तो भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो आप दोनों लड़ रहे हो, तो उसको तो ये रहेगा भाई इसने क्यूसी में कुछ साइंटिफिकली कुछ उसको मिल गया है, कुछ जेन्युइन मिल गया है, तो दूसरा जो कंपनी होगा आपकी डाटा को, आपके जो साइबर स्टोर है, स्टोरेज है, उसको अटैक करेगा, उसको भी वो डाटा चाहिए होगा, वो भी उसी चीज़ में कुछ दवाइयाँ बना रहा होगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें साइबर अटैक है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आपको एक वेल ऑथराइज्ड एंटीवायरस, एंटी मालवेयर आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच ये तो इंटरनल थिंग होता है। डाटा ब्रीच क्या होता है? अब मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी डाटा को बाहर सप्लाई कर रहा है, आपकी डाटा को बाहर बेच रहा है या कुछ इलीगल काम कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं डाटा ब्रीच। उस बंदे ने उस डाटा को लेके बाहर कहीं से आउट कर दिया, तो इसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए खर्चे करने पड़ते हैं, वहाँ पर रिसर्चेस चलते हैं, पर्सनस हायर करने पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा R&D डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें लगा हुआ था। बट जब वो कुछ उनको मिल जाता है जिसमें आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, बट उस टाइम पर अगर किसी एम्प्लॉय ने डाटा ब्रीच किया तो जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको बड़ी आसानी से वो चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी का टाइम और मनी दोनों खराब होता है। इसलिए हर एक कंपनी का एक सिक्योर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें कंपनी बहुत पैसे खर्च करते हैं कि जो कंपनी का डाटा है वो कहीं बाहर लीक आउट ना हो जाए, कहीं उसको हार्म ना पहुंच जाए, कहीं साइबर अटैक ना हो जाए या कहीं डाटा ब्रीच ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें थे जो हम पर्टिकुलरली 21 CFR पार्ट 11 के अंतर्भुक्त हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भगवान आप लोगों का बहुत भला करे, आप लोगों को बहुत अच्छे से रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।